देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये हम लोग पहले भी वैसे आप लोग कहीं ना कहीं सब जगह पढ़े हुए रहते हो, तो मोटा मोटी वही बातें हैं जो आप पार्टनरशिप के बारे में बेसिक जानते हो। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो आप सब बनाते थे या नॉर्मल रूल जो फॉलो करते थे उससे कुछ अलग है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, पहले बोला पार्टनरशिप बोलते किसको। पहला बात तो यही पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। बोला दो इंपॉर्टेंट बात है या तीन इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 1, दो या दो से ज्यादा लोग आपस में कोई एग्रीमेंट करें, या एग्रीमेंट मतलब ओरल और रिटन दोनों चलेगा। लेकिन आप जो दो बात बोलने जा रहे हैं वो काम का बात है, किसी बिजनेस के लिए, ठीक है, और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। ये दो बातें अगर नहीं है तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं है इस एक्ट के हिसाब से। आप बिजनेस के लिए नहीं की हो, आप और हम एक लैंड बेचने के लिए एक साथ आए, बस वो लैंड बेचेंगे, बात खत्म, तो फिर ये बिजनेस नहीं है, रिकरिंग एक्टिविटी नहीं है। और अगर आप और आप कोई रिकरिंग एक्टिविटी के लिए आए लेकिन हमारा एनजीओ नेचर है, हम कमाना नहीं चाहते, देखो प्रॉफिट हो जाए या नहीं हो जाए वो नहीं बोल रहा है, क्योंकि कोई दुनिया में ये बोल नहीं सकता हर बिजनेस में प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है, लेकिन मोटिव टू शेयर प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक बात। तीसरा काम का बात है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब मिलकर बिजनेस संभाल रहे हैं या कोई एक या दो लोग बाकियों के बिहाफ में बिजनेस संभाल, वो चलेगा। तो तीन इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, प्रॉफिट, बिजनेस और म्यूचुअल एजेंसी। ये कैरिड ऑन बाय एक्टिंग फॉर ऑल जो है ना, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो अगर ये तीन बात है तो पार्टनरशिप है, नहीं तो पार्टनरशिप नहीं। ठीक बात। पार्टनरशिप में क्या सिर्फ इंडिविजुअल इंसान ही जुड़ सकते हैं? नहीं, एक कंपनी भी एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हो सकता है, एक एचयूएफ भी एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हो सकता है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हो सकता है। यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो चलता फिरता जीता जागता इंसान। क्लियर है? तो देखो यही बात को अब एसेंशियल एलिमेंट में बोला दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैन बी ऑरल और रिटन। फिर बोला एग्रीमेंट मस्ट टू शेयर द प्रॉफिट कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम ऑल। बिजनेस होना चाहिए, आपस में एजेंसी की तरह होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी। ये म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है बोल सकते हो? सर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शॉर्ट ऑफ ईयर। बट एक बात हम और बोलते हैं, आप कोई भी डिसीजन लोगे सिर्फ अपना फायदा देख के नहीं लोगे, मेरा भी फायदा सोच के लोगे। हम भी कोई डिसीजन लेगा तो सिर्फ अपना फायदा नहीं देखेगा, आपका भी फायदा सोचेगा। हम आपका ओनर, आप मेरे ओनर हो, हम दोनों एक दूसरे के ओनर और एक दूसरे के एजेंट हैं। ठीक है जी सर। हाँ, ये बात यहाँ बोलना चाहिए। ये एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी इन राइटिंग, ये बात हम आपको पहले ही बोल चुके हैं। ये ओरल भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब मेन दो एक अच्छे टॉपिक है, एक तो है टाइप ऑफ पार्टनरशिप, एक है टाइप ऑफ पार्टनर। टाइप ऑफ पार्टनरशिप में पहले बोला जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप माने हम लोग कोई फिक्स बिजनेस के लिए एक साथ नहीं आए, कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक साथ नहीं आए हैं। नॉर्मली हर जो काम करेंगे सब साथ में करेंगे। जैसे मान लो हमको एक बड़ा अपार्टमेंट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, आप भी बिल्डर हो हम भी बिल्डर है, आप भी रियल एस्टेट एजेंट हो हम भी रियल एस्टेट एजेंट है, हमको एक 10 बिल्डिंग्स का अपार्टमेंट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। हम लोग सिर्फ वो 10 बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए साथ में जुड़े। जिस दिन वो 10 बिल्डिंग का काम खत्म उस दिन हमारा पार्टनरशिप भी खत्म। दैट इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लेकिन अगर ये 10 बिल्डिंग का पूरा होगा फिर और बिल्डिंग का काम मिलेगा, वो भी साथ में करेंगे, दैट इज नोन एज जनरल पार्टनरशिप। ठीक है। फिर बोलता है लिमिटेड और पार्टनरशिप एट विल, दो और है। लिमिटेड पार्टनरशिप माने हम लोग जब पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं तभी मेंशन कर दे रहे हैं ये पार्टनरशिप 8 ईयर्स के लिए या 5 ईयर्स के लिए या 4 ईयर्स के लिए, मतलब टाइम पीरियड एग्रीमेंट के टाइम में मेंशन कर दी। इतना दिन बाद पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर आगे कंटिन्यू करना है तो दोबारा रिन्यू करना पड़ेगा टाइम पूरा होने के बाद। लेकिन पार्टनरशिप एट विल मतलब
जब तक दोनों पार्टनर या सारे पार्टनर का इच्छा होगा तब तक साथ में रहेंगे, जिस दिन मन करेगा उस दिन तोड़ देंगे। कोई फिक्स पीरियड का बात नहीं कर, जब तक मन 2 साल 5 साल 1 साल जो मन हो, एट विल, इच्छा पे। तो 4 टाइप का पार्टनरशिप होता है, जनरल, पर्टिकुलर, लिमिटेड और एट विल। क्लियर है मीनिंग? हाँ सर क्लियर अब है। आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर। बेटा यहाँ पे 2 ही सुनने लायक है, बाकी तो नॉर्मली नाम से ही पता चल जाएगा। पहला बोला स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, माने वो बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगा, वो सिर्फ अपना नाम दिए, पैसा भी दे सकता है या नाम दिया है बस, एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगा, डे टू डे काम नहीं संभालेगा। नाम ही में मीनिंग है ना स्लीपिंग, सोया हुआ रहेगा। वर्किंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर, इसका उल्टा हो गया ऊपर वाले का। चलो तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर, स्लीपिंग, वर्किंग, ठीक है। एक और नाम क्या दिया देखो, सीक्रेट पार्टनर। सर जनरली ये होता नहीं है, बस बोलने के लिए। हम अंकिता और पवित्र पार्टनर, एक और पार्टनर है जिसका नाम हम लोग किसी को बताए नहीं, जनरली ऐसा कोई नहीं होता, लेकिन ठीक है यहाँ ऑप्शन दिए। लिमिटेड पार्टनर, सर जनरली पार्टनरशिप में एक बात पता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, लेकिन अंकिता और नीरज पार्टनर और एक जन को और ज्वाइन किए, वो बोला देखो भाई हम अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं लेगा। तो नीरज और अंकिता रेडी हो गए कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा लायबिलिटी तुम्हारे कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी हम लोग देख लेंगे, मतलब तुम्हारा लायबिलिटी लिमिटेड होगा। तो अगर बाकी पार्टनर रेडी हो तो ये वाला हो सकता है, वरना जनरली हर पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप इन प्रॉफिट ओनली, सर अगेन नाम में मीनिंग है, आप सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर हो, लॉस में आपको कोई शेयर देना नहीं पड़ेगा। अगर बाकी पार्टनर एग्री करके आपको ऐसा पार्टनर बनाए हैं, फाइन है ना, कोई दिक्कत नहीं। नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल और क्वासी पार्टनर, सर ये लोग ना तो पैसा लगाए हैं ना काम में हिस्सा ले रहे हैं, सिर्फ नाम यूज होगा इनका, क्योंकि लॉ बोला इनको। क्वासी मतलब लॉ बोलता है। जैसे कभी कभी क्या होता है बेटा, आपका एक पार्टनरशिप बिजनेस है, वहां पे 8 पार्टनर है, आप बैंक से लोन लेने गए, बैंक बोला लोन तो दे देंगे, बट तुम लोग घपला करके भाग गए तो जब तक तुम मेरा लोन नहीं चुकाओगे, मेरा एक आदमी तुम्हारे एज अ पार्टनर तुम्हारे साथ रहेगा, उनका नॉमिनी, ठीक है। माइनर एज अ पार्टनर सर नहीं हो सकता, ये नॉट अलाउड है। माइनर कभी भी पार्टनर नहीं कहलाता। माइनर क्या कहला सकते हैं, बेनिफिशियरी। अच्छा Minor can be only a beneficiary in a partnership firm. Minor cannot be a partner in a partnership firm. से बोलना क्या चाहते हैं, बोलना ये चाहते हैं कि सिर्फ उसको बेनिफिट में हिस्सा मिलने के लिए तुम रख सकते हो, लायबिलिटी उसका कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसको कभी पार्टनर नहीं बना सकते, क्योंकि माइनर का साइन ही वैलिड नहीं है ना। तो जब एग्रीमेंट साइन करेगा तुम्हारे साथ पार्टनर, उनका वही वैलिड नहीं है। ये बात याद रखना। यहाँ पे 2 टाइप का पार्टनरशिप बोला नहीं है, हम बोल रहे हैं। एक होता है पार्टनर बाय स्टॉपेल और एक होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इन दोनों में क्या है, देखो एक मान लो अंकिता नीरज का एक पार्टनरशिप फर्म है, अब पवित्र खड़ा होकर बोल रहा हम भी पार्टनर है, हम भी पार्टनर। अंकिता और नीरज वहां थे, ये दोनों में से कोई एक था, वो लोग डिनाई नहीं किया, वो लोग चुप रहा। पवित्र एक्चुअली में पार्टनर नहीं है जी, बट वो जब बोल रहा था सबको कि आई एम ऑल्सो पार्टनर इन दिस फर्म, उस फर्म के पार्टनर चुप रहे या फर्म चुप रहा। अब अगर कोई आदमी उसके थ्रू डील कर लिया और वो पैसा मार के भाग गया, तो पार्टनरशिप फर्म ये नहीं बोल सकता वो तो हमारा पार्टनर ही नहीं, हम क्या करें, वो पैसा मार लिया। वी आर नॉट लाइबल फॉर दैट, नो यू आर लाइबल फॉर दैट, क्योंकि जब वो चिल्ला रहा था झूठ, तुम लोग चुप थे, मतलब तुम्हारा कोई फायदा था उसमें, तो तुम चुप रहे। अब लॉस लग गया तो तुम बोल रहे हम क्यों थे, ये नहीं चलेगा। फायदा में अगर तुमको दिखना था तो लॉस भी तुम्हारा ही हो, या तो तुम यही डिनाई कर रहे थे नहीं भैया ये पार्टनर नहीं है हमारा, फालतू बात कर रहे, देन इट्स फाइन। तो स्टॉपेल में सामने वाला चिल्ला रहा है, फर्म के लोग चुप है। होल्डिंग आउट में उल्टा, फर्म बोल रहा है सबको कि पवित्र भी हमारा पार्टनर है और पवित्र ये सुनते हुए भी चुप है। अब अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो पवित्र भी जिम्मेदार, लायबिलिटी के लिए होल्डर हो जाए। यहाँ पर यही मीनिंग है, ठीक है।
फिर इसके क्वेश्चन आंसर आए, फिर अगला पार्ट पे आते हैं। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर का क्या क्या राइट है और क्या क्या लायबिलिटी है। तो पहले यहाँ पे ड्यूटीज का बताया, मतलब लायबिलिटीज का बताया। टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। सबका फायदा देख के डिसीजन लेना, सिर्फ अपना फायदा देख के डिसीजन मत लेना, ये तुम्हारा ड्यूटी है एज अ पार्टनर। कॉमन इंटरेस्ट देखना, सबका एडवांटेज। जस्ट एंड फेथफुल रहना, सबके लिए जस्टिस देखना और फेथफुल रहना। हमेशा ट्रू अकाउंट्स प्रेजेंट करना फुल इंफॉर्मेशन के साथ। एवरी पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय हिज फ्रॉड। उसके फ्रॉड के कारण अगर फर्म को कोई नुकसान हुआ तो हर पार्टनर का जिम्मेदारी बनता है वो उस लॉस का भरपाई करके दे, फ्रॉड के कारण। लेकिन अगर नॉर्मल बिजनेस कोर्स में उससे कोई लॉस लग गया तो वहां पर पार्टनर इंडिविजुअली फर्म को पैसा देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। मान लो एक बिजनेस डील किया, वो हम लोग मान लो कंप्यूटर लैपटॉप भी बेचने का पार्टनरशिप फर्म खोल के रखे। अब वो एक बैंक से डील करके आए कि हम आपको 50 कंप्यूटर दे देंगे, और उस डील में उसको बिजनेस को लग गया लॉस, तो फिर वहां पे पार्टनर इंडिविजुअली जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो कोई फ्रॉड नहीं किया, वो नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में लॉस लगा। लेकिन यही अगर वो फ्रॉड करता, बिना पार्टनरशिप से बात किए डील साइन करके आ गया कम दाम में जानबूझ के, तो वो फ्रॉड कर रहा है मतलब, तब फिर वो जिम्मेदार होगा, बिजनेस नहीं। लेकिन नॉर्मली बिजनेस का लॉस होता है, लेकिन अगर फ्रॉड के लिए हो रहा है तो फिर उसको वो लॉस का भरपाई करके देना, इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, मतलब कॉम्पनसेट करना पड़ेगा फॉर द लॉस। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, द ऑब्जेक्ट ऑफ द, ये क्या, अच्छा यहाँ पे राइट्स बोलना चाहते हैं, यहाँ पे राइट्स बोलना चाहते हैं। तो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर को हक बनता है कि वो बिजनेस का डे टू डे पार्ट में हिस्सा ले। कोई पार्टनर ये नहीं बोल सकता नहीं तुम ऑफिस काम देखने नहीं आएगा, तुम घर बैठो, ऐसा नहीं हो सकता। हर पार्टनर को हक है। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलिजेंटली दी ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ हिज बिजनेस। बोला ना, हर पार्टनर को हक है कि वो काम में अपना हिस्सेदारी निभाए। एनी डिफरेंस अराइजिंग इन ऑर्डिनरी मैटर, अगर कोई भी ऑर्डिनरी मैटर में डिफरेंस आ रहा है तो ऑलवेज मेजोरिटी रूल फॉलो होगा। अगर ऐसा होता है कि 4 पार्टनर हैं और किसी एक बात में सब कोई एग्री नहीं कर रहे, डिस्प्यूट हो रहा है, तो फिर जो मेजोरिटी बोलेगा वही रूल फॉलो किया जाएगा, वही डिसीजन पास किया जाएगा। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव एक्सेस टू द एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉपी ऑफ एनी अदर बुक्स ऑफ द फर्म। हर पार्टनर को हक बनता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे, माइनर को भी। आई रिपीट, हर पार्टनर को हक बनता है, मतलब माइनर को भी। माइनर तुम बना लियो उसको बेनिफिशियरी, पार्टनर तो वो नहीं सकता, तुम बना लियो बेनिफिशियरी। अब तुम उसको ये नहीं बोल सकते अरे तुम ज़्यादा लाइबिलिटी थोड़ी ना जो तुम बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, वो बोलेगा नहीं मेरा भी देखने का, क्योंकि हम प्रॉफिट में तो हिस्सेदार है ही। क्या पता तुम लोग झूठ बोल के कम प्रॉफिट दिखा रहे हो तो, ताकि उसको कम पैसा देना जी पड़े। तो सीधा सा पॉइंट है, हर पार्टनर को बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का, उसका कॉपी करवाने का सबको है। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसके लीगल एयर या रिप्रेजेंटेटिव को उसका सब कुछ मिलने का हक है। ऑब्वियस बात है, जिसको वो रिप्रेजेंटेटिव बना के गया, नॉमिनी बना के गया, उसका कोई लीगल एयर है, उसको उसका पूरा हिस्सा वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। हैव अ राइट टू एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट कॉपी ऑफ एनी बुक्स ऑफ द फर्म, जो ऊपर बोला था दोबारा रिपीट कर दिया। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज, हम ये बात पहले ही बोला था, हर पार्टनर एक दूसरे का क्या है, एजेंट एंड ओनर बोथ। एजेंट एंड ओनर बोथ। A partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business। यहाँ पे कुछ बात बोलना चाह रहा है, अगर डीड नहीं है, if no deed, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर ये कभी नहीं बोल सकता हम बिजनेस के एक काम किया हमको उसका रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। डीड है तो ही सैलरी कमीशन ये सब मिलेगा। 3 चीज बेटा याद है, पीआर अप्रो में 3 चीज डेबिट में लिखते थे, सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ सर। ये तीनों तभी मिलेगा जब डीड में मेंशन हो। या तो डीड ही नहीं है या डीड में इनके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, डीड है लेकिन इनके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो नहीं मिलेगी।
सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन नहीं मिलेगा और उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया भी नहीं जाएगा। हाँ, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, वो भी इक्वल है। अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा इक्वली, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन हाँ कैपिटल सर। अगर डीड में नहीं है तो नहीं मिलेगा। अच्छा सर, डीड में है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तब तो मिलेगा ना। हाँ मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे कैच है, अगर मेरे पास उस साल उतना प्रॉफिट ही नहीं है, तब मान लो एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं। दो पार्टनर है, एक का 5 लाख कैपिटल है, एक का 3 लाख कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% डीड में लिखा हुआ है, हिसाब से 50,000 और 30,000 बनता है इंटरेस्ट, यानी 80,000 इंटरेस्ट जी बनते सर। हैं। लेकिन सर बिजनेस को एक बार नेट प्रॉफिट ही 50,000 का हो, अब कहाँ से आप उसको 50 और 30 80,000 दे दोगे, तब क्या करोगे? सर ये 50,000 जो नेट प्रॉफिट होगा ना मेरा, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देंगे जरूर, लेकिन कैपिटल रेशियो में इस 50,000 को बांट देंगे। कैपिटल रेशियो क्या हो रहा है? 5:3। जी। ये 50,000 को 5:3 में बांट देंगे, कितना आएगा? 50,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, इसको मिलेगा 31,250 और दूसरे वाले को मिल जाएगा 18,730। मतलब सर उनको उनका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बट जो प्रॉफिट हुआ है ना वो पीएसआर में नहीं बटेगा। मान लो पीएसआर इक्वल था जी। तो ऐसा नहीं होगा 25-25 मिल जाएगा, उनको उनके कैपिटल रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। हाँ। तो ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? सर 6%। अगर डीड नहीं है तो, डीड है तो जो डीड में मेंशन है वो मिलेगा, डीड नहीं है तो मैक्सिमम 6%, ठीक बात। 6% जी से सर। ज़्यादा नहीं मिल सकता अगर डीड नहीं है। डीड है तो जितना डीड में 12, 15, 18 जो भी हो सब मिल जाएगा। तो सर हमने क्या पढ़ लिया? अगर डीड नहीं है तो आईओसी नहीं मिलेगा, आईओडी काटा नहीं जाएगा, सैलरी कमीशन मिलेगा नहीं, प्रॉफिट इक्वली बटेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम 6% मिलेगा, ठीक है। हाँ सर। अच्छा एक बात और है, मान लो जैसे ऊपर क्या बोले थे बेटा कि बिजनेस को कोई लॉस लग गया पार्टनर के फ्रॉड के कारण, तो पार्टनर उसको अपने घर से भी देगा, है ना। हाँ सर। सिमिलरली उल्टा बोलते हैं, अगर कोई पार्टनर का खर्चा हो गया बिजनेस के कारण, तो उतना जी। पैसा पार्टनर को बिजनेस से लेने का भी हक है। हाँ। मान लो हम पार्टनर है, आज बिजनेस का ऑफिस बंद था, अचानक एक लेबर आ गया, दादू मेरे घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, मेरे को पैसा चाहिए। तुम बोल रहे आज तो ऑफिस ही बंद है, बोलेगा नहीं मर जाएंगे अगर पैसा नहीं मिला तो इलाज नहीं होगा। हम बोले अच्छा ठीक है, ये लो 30,000 रुपये, एक बार जाके इलाज करो। तो हम अपनी जेब से दिया है ना, हालांकि तो बिजनेस का खर्च है, एम्प्लॉय जी। कंपनसेशन। जी जी। तो ठीक है सर, बाद में आप जब ऑफिस खोलेगा तब आपको 30,000 ले लीजिएगा बोलिए। या कैपिटल में ऐड करवा लीजिएगा, वो आपका चॉइस है। तो अगर ऑर्डिनरी कोर्स में अगर मेरा कोई खर्चा लग रहा है, इमरजेंसी में कोई काम हुआ है, तो वो सब केस में मेरे को बिजनेस से कॉम्पनसेशन लेने का हक है। मेरा कोई बिल्कुल नेग्लिजेंसी के कारण या फ्रॉड के कारण हो तो देने का भी राइट बनता है, वो ऊपर पढ़ चुके हैं। सर अगर बिजनेस में रहते रहते कोई पार्टनर बाहर प्रॉफिट कमा लिया सेम एक्टिविटी से, बिना पार्टनर्स को बताए, हम दो बात बोला, सेम एक्टिविटी एंड बिना पार्टनर्स की जानकारी की। सर जानकारी करके कमाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पार्टनर लोग अलाउ किया होगा उसको, लेकिन छुपा के कमा लिया और सेम एक्टिविटी से कमा लिया। सर अदर एक्टिविटी से कमाए तो अरे वो उसका पर्सनल है, जो भी करे। आपका मेरा पार्टनरशिप है बेटा कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स का, हम कपड़ा का कोई काम करके वहाँ से पैसा कमा लिया, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। लेकिन हम बाहर कंप्यूटर लैपटॉप का पर्सनली कुछ काम करके प्रॉफिट कमा लिया, तो बिना आपको बताए, आपसे छुपा के, जी। तो क्या होगा? आपको क्या लगता है कॉमन सेंस में क्या करना चाहिए? तो
सर ये आपने बताया था कि अ, अगर ऐसा कुछ काम किया तो उसका जितना प्रॉफिट होगा वो इस पार्टनरशिप बिजनेस को देना पड़ेगा। एग्जैक्टली वहाँ पे यही बोला, अगर वो कोई फर्म का ट्रांजेक्शन से या फर्म का प्रॉपर्टी को यूज करके या उससे कनेक्टेड बिजनेस से, देखो 3 बात बोला है यहाँ पे, 3 नहीं 5 बात बोला है। फर्म का ट्रांजेक्शन से मतलब बिजनेस किसी को गुड्स बेचा था और वो उसमें अपना चोरी छुपे प्रॉफिट रखवा लिया, उस पार्टी से बात करी। फर्म का प्रॉपर्टी को यूज किया, फर्म का एसेट से कुछ कमाई कर ली। फर्म जो बिजनेस करता है उससे कनेक्टेड बिजनेस करके कोई पैसा कमा लिया या फर्म का नाम यूज कर लिया, तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट उसको फर्म को रिपे करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर में दोबारा क्या बोला अभी यहाँ? हाँ, अगर फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस हो रहा है, माने पीएसआर बदल रहा हो, नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो, कोई रिटायर हो रहा हो, कोई डेथ हो रहा हो, मतलब फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन अगर बदल रहा हो, तो म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी सेम रहेगा एज बिफोर, अनलेस एंड अंटिल आप अग्रीमेंट करके उसको भी बदले हो तो अलग बात। मान लो अंकिता अकाउंट देखती थी, नीरज प्रोडक्शन देखता था और एक और पार्टनर है वो मार्केटिंग देखता है। हमारा पहले पीएसआर था 5:3:2, अभी नया पीएसआर हो गया 2:2:1, तो हमारा जो म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज था वो सेम ही रह जाएगा। नया पार्टनर एडमिट हुआ है, हम लोग कुछ चेंज नहीं किए हैं, हम लोग कोई बात लिखे नहीं है कि चेंज हो रहा है, तो फिर वही जो हमारा म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज था वही रह जाएगा। तो अगर फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है और अगर हम लोग खुद से कोई चेंजेस लिखे नहीं है तो फिर कुछ चेंज नहीं होगा, पुराना वाला ही फॉलो होगा। अगर फर्म फिक्स टर्म के लिए था, हम लोग जब पार्टनरशिप चालू किए थे हम लोग बात किए थे 6 साल के लिए फर्म बना रहे, 6 साल के बाद ये फर्म डिसॉल्व हो जाए। सर अभी 5 साल बीता है, हमको लगता है आगे कंटिन्यू करना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी डीड को आगे बढ़ा लेंगे, रिन्यू करवा लेंगे। तो उस जी केस सर। में हमारे म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज नहीं बदलेंगे, वो एज इट इज है जो एक्सपायरी के पहले थे। हम लोग नया कोई बिजनेस को ऐड कर रहे हैं, कोई पुराना बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो हमारे म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज वही रहेंगे जो पहले थे। मतलब कुल मिला के आप एक सिंपल बात बोल दो, आप बिजनेस का स्ट्रक्चर को कैसे भी बदलो, अगर आप लोग खुद से नहीं लिख रहे हो नया कुछ राइट एंड ड्यूटीज, तो फिर पुराने राइट एंड ड्यूटीज कंटिन्यू हो जाए। सर कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटीज है। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होता है, मान लेंगे हर पार्टनर को ये राइट है, हर पार्टनर को ये अथॉरिटी है, पावर है, ठीक बात। जी सर। यहाँ ये नहीं पढ़ा है बेटा कि इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है, यहाँ ये पढ़ा है क्या क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। तो इनको छोड़ के बाकी सब पार्टनर का इम्प्लाइड अथॉरिटी माना जाएगा। ठीक है। सर क्या क्या नहीं हाँ माना सर। जाएगा वो बताइए। बेटा जी अगर कंपनी के नाम पे कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो बिना पार्टनर्स के मर्जी के आप उस डिस्प्यूट को सबमिट नहीं कर सकते। आपका कोई डिस्प्यूट है बिजनेस का, बाहर बाहर पार्टनर में नहीं, आउटसाइड द बार किसी अच्छा अच्छा। और पर्सन के साथ, जी सर। तो आप उसको आर्बिट्रेशन में नहीं लेके जा सकते अगर आपके बाकी पार्टनर रेडी नहीं है। जी। तो सब रेडी है तभी मैटर कोर्ट में जाएगा। 6 पार्टनर है, 2 चाहते हैं मैटर को कोर्ट में लेके जाए, नहीं चलेगा। सब रेडी है तो ही लेके। बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म अपने नाम पे नहीं बोल सकता, ये मेरा राइट नहीं है। कंपनी के अगेंस्ट में कोई कंपनी किसी पे केस कर रखे, कंपनी किसी पे केस कर रखे, सॉरी कंपनी पे कोई केस कर रखा, कंपनी पे कोई केस कर रखा है, तुम उस केस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते बिना बाकी पार्टनर के मर्जी के। यहाँ पे एक बात कॉमन है, जब पार्टनर रेडी है सारे तब तो कोई बात ही नहीं है सर, यहाँ पे तो हाँ इम्प्लाइड सर। का बात है। सर कोई केस कंपनी किसी पे केस कर रखा तो उस केस को विड्रॉ नहीं कर सकते। कंपनी पे कोई केस कर रखा है, आप उस लाइबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है हम लोग दे देंगे। अपने नाम पे कोई इमूवेबल एसेट नहीं खरीद सकते, कंपनी के नाम पे
कोई मूवेबल एसेट नहीं कह सकते विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते कहीं पे, और किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ अपने फर्म का पार्टनरशिप नहीं कर सकते जब तक कि ऑल पार्टनर रेडी नहीं। ठीक है, जी सर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड पार्टनर में एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द इम्प्लाइड अथॉरिटी। हाँ सर, ये बातें जो लिखी हुई है इनके अलावा अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो तो आप अपने एग्रीमेंट में लिख सकते हो कि इसके अलावा यही रिस्ट्रिक्शन और है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, पार्टनर को नॉर्मली बिजनेस के ब्याह में गुड्स के सेल परचेज अलाउ है, जो उसका एम्प्लाइड अथॉरिटी है। हाँ सर। हाँ सर है, लेकिन अगर डीड में यही लिख दें कि 20 लाख तक का कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टनर अपने आप करके आ सकते हैं, उससे ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पहले ऑल पार्टनर का मीटिंग बुलाना होगा। अच्छा। तो अब अगर एक 25 लाख का डील है तो क्या हम खुद से जाके करके आ सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं। आपको इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि हमारे डीड में उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। हाँ सर। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। आप जो अपना पार्टनरशिप डीड में आप जो मर्जी आए वो रिस्ट्रिक्शन है। ऊपर वाला पॉइंट ये था कि अगर डीड नहीं है या आपस में कोई बातचीत नहीं हो रहा तो यही काम पार्टनर अकेले में नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या बोला, अथॉरिटी इन इमरजेंसी आई, ये बड़ा गजब बात। सर एक एग्जांपल देते हैं, मान लो अंकिता एक न्यूज़ आया, मान लो हमारा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, मान लो अचानक एक न्यूज़ आया कि गवर्नमेंट एक सर्टेन टाइप का लैपटॉप पे बैन लगाने जा रहा है, न्यूज़ है, मेरे को एज अ पार्टनर ये पता चला और वही लैपटॉप हमारे गोडाउन में बहुत रखा हुआ था। अगर ये बैन लग गया अंकिता तो ये जो हमारे गोडाउन में लैपटॉप रखे हैं इन सब का वैल्यू 0 हो जाएगा। हाँ सर। लेट से 12 लाख रुपए का लैपटॉप रखा हुआ, सर आपके सारे लैपटॉप बर्बाद हो जाएंगे। जी। हम क्या किया, मेरे को ये खबर जब मिला, एक पार्टी आया हुआ था, वो बोल रहा था 12 लाख का लैपटॉप 10 लाख में देते हो क्या, हम लेने को तैयार है। हाँ। मेरे को दिख रहा था कि अगर ये न्यूज़ आ गया तो पूरा 12 लाख 0 हो जाएगा, फिर तो कोई नहीं लेगा। जी जी। यहाँ 12 लाख का माल 10 लाख में निकल है, 2 लाख का लॉस ही सही, पूरा 12 डूबने से अच्छा है 2 लाख डूबे। तो ये इमरजेंसी हालात है ना। हाँ सर। अगर कोई ऐसा काम कर आया जो बियॉन्ड माई परमिशन था और फर्म को लॉस भी लगा तो हमको पर्सनली लायबल नहीं होना पड़ेगा। फर्म को एक बड़ा लॉस से बचाने के लिए छोटा लॉस खाया, पूरा 12 लाख डूबता सबका बैंड बच जाता, 2 लाख डूबा 10 लाख तो रिकवर हो गया जी। तो बिजनेस तो बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही बात लिखता है, अथॉरिटी इन इमरजेंसी, in case of emergency a partner has authority to do all the such act to protect the firm from a loss would have been done by a person in ordinary prudence। नॉर्मल सिचुएशन में जो लॉस नहीं होता लेकिन इमरजेंसी के कारण वो लॉस होने जा रहा है, उसको बचाने के लिए या कम करने के लिए तुम एज अ पार्टनर कुछ भी एक्ट कर लेते हो, वो तुम्हारे अगेंस्ट में नहीं जाएगा, तुम्हारा अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं आएगा। ठीक बात है। अगला टॉपिक है माइनर एज अ पार्टनर, ये हम लोग पहले बेसिकली जान चुके हैं। तो देखो लिखा, अ माइनर इफ अ माइनर इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर, पहला बात है गलत लिखा, माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, यहाँ पे लिखना चाहिए था बेनिफिशियरी। ठीक है, यहाँ पे लिखा वही बात है, ठीक। बेनिफिशियरी बना सकते। उसी बात को यहाँ लिखा, इज राइट एंड लायबिलिटी एज अ माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट। अच्छा, यहाँ पे काम का बात क्या बोल रहा है, तुम नॉर्मल माइनर को बेनिफिशियरी बना सकते हो, उसका लायबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक बात समझो बेटा, कभी तो वो मेजर भी होगा, जिंदगी भर 18 साल से नीचे थोड़ी ना रहेगा। उस केस में क्या होगा सर, जिस दिन वो माइनर होगा, जिस दिन वो जब तक वो माइनर है तब तक उसका राइट एंड ड्यूटी जो है, जैसे ही वो मेजर होगा उसका राइट एंड ड्यूटीज सेम रह जाएगा। अगर वो 6 महीने के अंदर फर्म को नहीं बताया कि हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं, या तो हाँ बोल दे तब तो नॉर्मल, लेकिन अगर सर ना हाँ बोला ना बोला तो 6 मंथ तक का उसको टाइम मिलेगा। जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट जी, उसका राइट एंड लायबिलिटीज
जो नॉर्मल था लिखा हुआ वही कंटिन्यू हो जाएगा, और अब वो भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी में आएगी। ठीक है, अच्छा तो 6 मंथ का टाइम दिया जा रहा है, वो बता जी दो सर। उसको पार्टनर्स में ऐसा कंटिन्यू करना है कि नहीं। यहाँ पे यही बात लिखा है। और तो कोई क्वेश्चन आंसर आ गया। अब आता है फॉर्मेशन एंड कंस्टिट्यूशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कैसे होगा और उसका डिसोल्यूशन कैसे होगा। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, चेंज इन रिकंस्टिट्यूशन किसको बोलते हैं यहाँ पर आए। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, हम लोग फर्म में भी चेंजेस करते हैं। ठीक है, जी जैसे सर। चेंज इन पीएसआर, हाँ तो वो भी रिकंस्टिट्यूशन है बिल्कुल। चेंज इन या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये सब रिकंस्टिट्यूशन माना जाएगा। रिटायरमेंट हाँ 2 टाइप से हो सकता है या 3 टाइप से हो सकता है। म्यूचुअल कंसेंट, सब रेडी हो गए, हाँ कोई रेडी नहीं हुआ बट वो आगे और कंटिन्यू नहीं करना चाहता, खुद से छोड़ दे। भैया एक